मेरा नाम रमेश है। ये बात तब की है जब मैं 9 साल का था। अपने नाना जी के बरसी पर अपने मम्मी के गांव आया हुआ था। गांव पहुंचते ही मम्मी और नानी एक दूसरे से बातें करने लगे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं घर से बाहर चला गया खेलने के लिए। इस गांव के बारे में मैंने अपने मम्मी से काफ़ी बातें सुनी थी, जिसे जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता था। मगर जैसे ही मैं बाहर आया तो पता नहीं क्यों हर जगह एक शांति सी छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में सिर्फ हमारा ही परिवार हो। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी मासी आ गई और मुझसे कहने लगी, अरे रमेश बेटा, तुम कब आए और यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर चलो। मैंने मासी से कहा, मासी, मैंने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा घुमा दीजिए ना। तभी मासी कहने लगी, अरे बेटा, फिर कभी घूम लेना, अभी अंदर चलो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने मासी से कहा, मासी, मैं कितनी दूर से आया हूँ, थोड़ा तो घुमा दीजिए। वो देखिए सामने एक बगीचा है, वहाँ जाते हैं ना, थोड़ा घूम के आते हैं। तभी मासी कहने लगी, अरे बेटा, बगीचे में ही तो नहीं जाना है, चलो अंदर चलो। ये बात ये बात मुझे हजम नहीं हुई और तभी पीछे से मेरी नानी की आवाज़ आ गई, अरे रमेश बेटा, कहाँ है, घर पर आ। और मासी कहने लगी, चलो चलो, अब तो डांट भी पड़ने वाली है। और मासी और मैं घर पे वापस चले गए। और कुछ ही देर बाद मम्मी और नानी खाना खाकर सो गए और मैं मासी से बात करने लगा। मैंने मासी से पूछा, मासी, जब मैं बाहर गया तो गांव में कोई भी नहीं था, ऐसा क्यों? क्या गांव में हमारे अलावा कोई भी नहीं है? तभी मासी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, गांव में शाम होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। मैंने मासी से पूछा कि क्यों कोई बाहर नहीं निकलता? तो वो कहने लगी, है कुछ वजह। मैंने फिर सवाल किया, क्या वजह है? मगर मासी कुछ भी नहीं बोली। मगर मेरे अंदर भी जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए आखिरकार मासी ने बता ही दिया कि लोगों के बाहर न निकलने की वजह बगीचा है। मासी ने बताया कि आज तक जो भी उस बगीचे के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वह बगीचा लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। कुछ बुरी शक्तियां हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए कोई भी शाम के बाद उस बगीचे के पास नहीं जाता और तुम भी मत जाना। और तभी मैंने मासी से पूछा, वो बगीचा ऐसा क्यों है मासी? और मासी ने कहा, मुझे ठीक से तो नहीं पता, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ साल पहले एक जमींदार था जिसने धोखे से सारे गांव वालों की जमीन हड़प लिया था और सारे गांव वाले मिलकर उस बगीचे में खुद को जलाकर आत्महत्या किए थे। उस दिन से आज तक कोई भी उस बगीचे के आसपास भी नहीं जाता। ये सब बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी मासी ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है, पिछली बार 2 लोग वहां जाने की बेवकूफ़ी किए थे और आज तक लापता हैं। और यह सब बात सुनकर मेरे मन में सवाल उठ रहा था, उस जमींदार का क्या हुआ मासी? और तभी हमारे घर की रोशनी चली गई और मासी ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं जानने के लिए मासी से जिद करने लगा और तभी मासी ने कहा, मुझे नहीं पता और काफ़ी रात हो चुकी है, तो तुम जाकर सो जाओ। मासी से बात करने के बाद मेरा मन और भी बातें जानने के लिए तड़प रहा था, मगर अब भी मुझे विश्वास नहीं था कि वो सब सच है। इसीलिए सभी के सोने के बाद मैं अकेला ही उस बगीचे के पास चला गया। वहाँ पर पहुँचकर मुझे कुछ घर दिखाई दिए जो काफ़ी पुराने दिखाई दे रहे थे। घर के दरवाजे पर मकड़ी ने जाला देकर रखा था और पूरे दीवार पर घास ही घास उगे हुए थे। मगर एक बात सोचने वाली थी कि उन पुराने घरों पर ये लालटेन किसने लगाया, जो कि अभी भी जल रहा था। मैं वो लालटेन देख ही रहा था कि तभी बगीचे का दरवाज़ा दीवार से टकरा गया। वो आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में वो आवाज़ शांत हुई और मेरी नज़र उस बगीचे के रास्ते पर गई। वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे वहाँ पे सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिससे ज़मीन देख पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और मैंने अंदर देखा, पूरा अंदर जगह कोहरा ही कोहरा था।
वहाँ के पेड़ कोहरे में छुप से गए थे। मुझे ये बात काफ़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि बगीचे के बाहर कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि बगीचे में ज़्यादा पेड़ होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोहरा हो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे बगीचे से किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं वहाँ पे देखने लगा, मगर वहाँ पर नहीं था। मैंने उस चीज़ को टाल दिया और मैं बगीचे को काफ़ी करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे बगल में ही कुछ फुसफुसा रहा हो। मैंने बगल में देखा, मगर मेरे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज़ें धीरे धीरे काफ़ी तेज़ होने लगी थी और अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैंने सोचा कि मैं घर पे चले जाता हूँ, लेकिन तभी किसी के इंसान की आवाज़ मेरा नाम पुकारने लगी। मेरी हालत डर के मारे काफ़ी ख़राब हो रही थी। मैं वहाँ से भागना चाहता था, मगर मेरे पैर जम से गए थे। मैं चाहकर भी अपने पाँव को हिला नहीं पा रहा था। मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी और तभी किसी ने पीछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं ज़ोर से चिल्ला उठा और मैंने सामने देखा तो वहाँ पर मेरी मासी खड़ी थी। मासी कहने लगी कि रमेश बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतनी रात को मैंने तो तुम्हें सोने को कहा था ना। चलो चलो जल्दी यहाँ से चलो। जिस तरह मासी मुझे वहाँ से लेकर गई, मैं इतना तो समझ चुका था कि मुझसे कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और अगले ही दिन मम्मी और मासी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और मुझे नानी के पास छोड़ गए। मम्मी और मासी को आने में काफ़ी समय हो चुका था, शाम हो चुकी थी। इसलिए मैं खाना खाने के लिए अपनी नानी के पास चला गया। मैं खाना खाने लगा, मगर अब भी मेरे दिमाग में मेरी मासी की कही हुए बातें घूम रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नानी से पूछ लूं और सच जान लूं। तभी मैंने नानी से कहा, नानी, बगीचे में जाना मना क्यों है? उस बगीचे में लोगों ने आत्महत्या क्यों किया खुद को जलाकर? और उस जमींदार का क्या हुआ? तभी मेरी नानी कहने लगी, ये सब बातें तुझे किसने बताई? तो मैंने कहा कि ये सब बातें मुझे मेरी मासी ने बताया। तो नानी कहने लगी, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग को कुछ काम धंधा करने का था नहीं, खाने को मिला नहीं तो मर गए भूखमरी से। इसमें ज़मींदार की क्या गलती? और फिर मैंने नानी से एक और सवाल किया, उस ज़मींदार का क्या हुआ नानी? तभी नानी ने कहा, क्या ज़मींदार का क्या होगा? कुछ नहीं। वो फिर कहाँ गए? फिर वो कहाँ क्या गए? वो तो यहीं पे हैं, अपने ही गांव में। छोड़ वो सब, तो इस पे ध्यान मत दे ज़्यादा, तेरे समझ में नहीं आएगा। मैंने नानी से जिद करने लगा और नानी ने कहा, अरे वो यहीं पे तो हैं, तेरे बगल में ही बैठे हैं। जब मैंने ये अपनी नानी के मुँह से सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने यहाँ वहाँ देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने नानी से कहा, मगर नानी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और नानी कहने लगी, अरे मैंने कहा था तुझे, वो नहीं दिखेगा तुझे। मेरी नानी की ये सब बात सुनकर अब तो मेरा दिमाग और भी ख़राब हो चुका था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था आखिर सच्चाई क्या है। मुझे मेरी नानी की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने फटाफट खाना खाया और जाकर खटिया पर जाकर सो गया। नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। और फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद में कुछ खुसफुसाने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैं उसे सुनने की कोशिश कर रहा था पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक कोई मेरा नाम पुकार के मुझे बुलाने लगा। और तभी अचानक मुझे सपने में मेरे दादाजी दिखने लगे। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया और चीख के उठ गया। मैंने जैसे ही बगल में देखा तो वहाँ पर मेरी नानी बैठी हुई थी और नानी कहने लगी, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? मैंने कहा, नानी, मैंने दादाजी को देखा अभी। और नानी कहने लगी, आखिर दिख ही गया ना तुझे जमींदार। मैंने कहा, नानी ये मतलब जमींदार कौन? कहाँ है जमींदार? मेरी नानी हंसने लगी और कहने लगी, अरे बेटा, अब भी तू नहीं समझा? मैंने नानी से कहा, नानी क्या नहीं समझा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नानी कहने लगी, तेरे दादाजी ही तो जमींदार थे।
मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा था कि ज़मींदार की असलियत क्या है, मगर मैं इतना ज़रूर समझ चुका था कि कहीं ना कहीं इसका संबंध मेरे नाना नानी से ज़रूर जुड़ा हुआ है। और सच में ये गांव काफ़ी भूतिया है।